नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार ने संसद से वक्फ संशोधन विधेयक को पास तो करवा लिया है, मगर उसके लिए रास्ता अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। कांग्रेस और कई संगठनों ने कहा है कि वे नए वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कांग्रेस का मानना है कि ये कानून संविधान विरोधी है। सोनिया गांधी ने इसे संविधान पर बड़ा हमला बताया ही है। लेकिन सवाल उठता है कि वे कौन से विवादास्पद प्रावधान हैं जिनको लेकर कांग्रेस या दूसरे संगठन अदालत में चुनौती देंगे। पहला आधार ये बताया जा रहा है कि ये कानून संविधान के मौलिक अधिकारों जैसे अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 या अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, इसलिए इसे चुनौती दी जा सकती है। इसके तहत समानता, भेदभाव का निषेध, जीवन और स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार आता है। दूसरा आधार यह हो सकता है कि यदि कानून वक्फ संपत्तियों को प्रभावित करता है या बिना उचित प्रक्रिया के उन्हें अधिग्रहित करने की अनुमति देता है, तो इसे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। तीसरे, अगर संशोधन से वक्फ बोर्ड या सरकार को ऐसी शक्ति मिलती है जो वक्फ अधिनियम 1995 के मूल उद्देश्य से बाहर है, तो इसे भी चुनौती दी जा सकती है। चौथा आधार धर्मनिरपेक्षता और समानता का है। ये तर्क दिया जा सकता है कि संशोधन एक विशेष धार्मिक समुदाय को टारगेट करता है जो संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। एक आधार प्रक्रियात्मक भी हो सकता है। यदि विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया में संवैधानिक नियमों का पालन नहीं हुआ, जैसे जेपीसी की सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया, तो इस आधार पर भी चुनौती दी जा सकती है। हमारे साथ जाने माने अधिवक्ता विराग गुप्ता हैं, तो आइए उनसे इसको और गहराई से समझते हैं। विराग जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो बात की जा रही कि संसद में तो ठीक है, पारित करवा लिया, बहुमत था सरकार के पास, लेकिन क्या इसमें कुछ ऐसे आधार हैं जिनके बेसिस पर, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे इस पूरे विवाद से जुड़े संगठन हो, वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे सकते हैं? मुकेश जी, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए किसी भी मैटर में चुनौती दी जा सकती है। प्रश्न जब भी चुनौती दी जाती है, 3 प्रश्न आते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर एडमिट होता है या नहीं है। दूसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलता है या नहीं है। और तीसरा, आखिरी फैसला पिटिशनर के हक में आता है या नहीं है। इसलिए चुनौती देने का अधिकार तो सभी को है, और जो संविधान है और संविधान में जो मूल अधिकारों का चैप्टर है, उसके सबसे पहले अनुच्छेद 13 में इस बात का बड़े क्लियर तरीके से जिक्र है कि क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हैं, वो सबसे सर्वोपरि, सबसे बहुमूल्य हैं। तो उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उन्हें रद्द किया जा सकता है। इसलिए चुनौती देने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति ये बोलता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, तो उन्हें चुनौती दी जा सकती है। लेकिन चुनौती देने में सुप्रीम कोर्ट के एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर क्या है, उसमें 2 बड़ी बातें हैं। संविधान में शक्तियों का विभाजन है, क्योंकि संविधान से संसद बनी है, संविधान से सुप्रीम कोर्ट बने हैं, संविधान से सरकार, केंद्र राज्य सरकार सारी बनी है। तो उसमें एक शक्तियों का विभाजन है कि कौन क्या कैसे करेगा। तो 2 तरह की शक्तियों का विभाजन है। एक है अनुसूची 7 में 3 तरह की उसमें हैं कि ये केंद्र के विषय हैं, ये राज्य के विषय हैं, समवर्ती सूची के विषय हैं। तो अगर कल के दिन केंद्र राज्यों के विषय पे कानून बनाए तो वो गलत माना जाता है, और ये माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं से संघवाद के खिलाफ है। तो एक ये व्यवस्था है, और दूसरी सेपरेशन ऑफ पावर की व्यवस्था है, जो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट से सामने आई है। उसमें सबसे बड़ा फैसला आपातकाल के पहले था 1973 में, केशवानंद भारती का मामला। और उसमें कहा गया था 13 जजों की बेंच ने कि सभी की शक्तियां निर्धारित हैं, संसद सर्वोच्च है, लेकिन उसकी सर्वोच्चता भी एक लिमिटेड इस तरीके से है कि संविधान के बेसिक ढांचे को संविधान के संशोधन से बदला नहीं जा सकता है, लेकिन संविधान से किसी भी कानून को बनाया जा सकता है, कानून में संशोधन किया जा सकता है। तो इस लिहाज से प्राइमरली इसमें
जुडिशियल इंटरवेंशन का बहुत ज्यादा स्कोप मुझे नहीं दिखता है। जी, लेकिन ये जो 4-5 आधार बताए जा रहे हैं कि एक तो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, कई धाराएं, आपने मौलिक अधिकारों की बात की, धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, धार्मिक संपत्ति और उनके स्थलों को मैनेज करने का अधिकार है, वगैरह वगैरह। क्या ये इस कानून या संशोधन के बाद वो अधिकार प्रभावित हुए हैं वक्फ कानून में, जिसको लेकर कोई संदेह है, कोई विवाद है, और उसको लेकर अगर कोई पार्टी या कोई संगठन जाता है तो एक मतलब कहीं कोई गुंजाइश आपको इस तरह की दिख रही है? नहीं, देखिए, गुंजाइश मैंने सबसे पहले बताया कि गुंजाइश तो है। जब अगर इतने बड़े बड़ी पार्टियों ने, नेताओं ने, वकीलों ने कहा है तो गुंजाइश बनेगी, गुंजाइश तो निकलती है। लेकिन हमें संविधान के उन प्रावधानों के एक बार फिर से रिव्यू करने की जरूरत है जिनके उल्लंघन की बात की जा रही है। क्योंकि होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई याचिका या एसएलपी या पिटीशन फाइल होती है तो उसमें बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें होती हैं जो एक स्टैंडर्ड होती हैं। तो उस भूसे में से सुई निकाली जाती है कि मुख्य बिंदु क्या है जिसमें कि वायलेशन हुआ है। तो संविधान की सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। तो अनुच्छेद 14 में समानता की बात की गई है, और समानता मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता। तो इसमें प्राइमरली कोई ऐसी समानता का उल्लंघन नहीं हुआ है। अगर समानता का उल्लंघन हुआ है तो ये कहा जा रहा है कि अन्य धर्मों के बारे में इस तरीके के कानून क्यों नहीं बने हैं। लेकिन अभी तक भारत में इस तरीके की संवैधानिक व्यवस्था नहीं है कि कोई आदमी मान लीजिए कि करप्शन में पकड़ा जाए, मर्डर में पकड़ा जाए, इंक्रोचमेंट में पकड़ा जाए, और वो डिफेंस ले कि नहीं नहीं आपने तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं किया, तो दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया, इसकी वजह से ये कार्रवाई गलत नहीं होती है। तो ये बताना पड़ेगा कि इस कानून की संशोधन से समानता का उल्लंघन कैसे हुआ है, ये पहली बात है। तो प्राइमरली कोई समानता का उल्लंघन नहीं हुआ है। दूसरा आता है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार की बात की गई है। तो इस पूरे कानूनी संशोधन से जीवन के अधिकार की भी कोई ऐसी अवहेलना नहीं की गई है, क्योंकि वक्फ की जो संपत्ति है वो एक कानून, वो एक वैधानिक प्रक्रिया है, और जो संपत्ति है उसका एक मुस्लिम समुदाय के हित के लिए इस्तेमाल होना है। और कानून में सरकार में जो लिखा है, सरकार ने संसद में बोला है कि वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए ही होगा, तो जीवन का अधिकार का भी उल्लंघन नहीं होता है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार का हनन नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जिसका हनन की बात की जा रही है वो अनुच्छेद 26 है। तो हम अनुच्छेद 26 को पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 26 में जो चार बातें हैं कि पहले नंबर पर धार्मिक और जो चैरिटेबल पर्पस के लिए संस्थाओं का निर्माण। दूसरा है कि धार्मिक अपने जो उनकी अफेयर्स को खुद मैनेज करना। तीसरा है चल और अचल संपत्ति को लेना। और चौथा है कि कानून के अनुसार उनका प्रबंधन करना। यहाँ पर ये चौथा पॉइंट है। इस चौथे पॉइंट के उल्लंघन की बात की जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखें तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश पीरियड में कानून बनाया था मुस्लिम वक्फ लॉ, और उसके बाद आजाद भारत में 1954 में, उसके बाद फिर दोबारा और उसमें संशोधन हुए। पिछला संशोधन 2013 में हुआ और अभी 2025 में हुआ। तो प्रश्न ये उठता है कि जब एक कानून पहले से बना था तो उस कानून के बनने से तीन बातें साफ हैं। पहला कि भले ही ये विषय भूमि राज्यों का विषय है, शमशान घाट, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद, मठ, ये राज्यों के विषय हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने केंद्रीय स्तर पर एक कानून बनाया था 1954 से, जो चला आ रहा है। इसलिए इसे अभी राज्यों के अधिकार क्षेत्र पे अतिक्रमण नहीं माना जा सकता है। ये एक बात है पुराने कानूनी व्यवस्था से। दूसरा, उसमें उन्होंने पारदर्शिता लाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की हैं कि किस तरीके से संपत्तियों का पंजीकरण होना जरूरी है, किस तरीके से संपत्तियों को वेबसाइट में, पोर्टल में लाना जरूरी है। वो उसको भी गलत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पिछली कई कमेटियां, सच्चर कमेटी से लेकर सारों ने बोला कि किस तरीके से मिसमैनेजमेंट है, किस तरीके से करप्शन है। और सिर्फ ये मुस्लिम प्रॉपर्टीज में नहीं है, सभी जगहों पे है। भारत में कहीं पर भी, जहां पर भी बड़े पैमाने पर संपत्तियां हैं, वहां पर एक भ्रष्टाचार है, वहां पर एक दूसरी तरह की समस्याएं हैं।
तो उसके लिए सच्चर कमेटी ने बोला था कि इस पूरी वक्फ संपत्ति का मकसद है बेवा महिलाओं के लिए या गरीबों के लिए, उनके लिए एक कल्याण के काम करना। तो उस समय 200 करोड़ रुपए सालाना आमदनी होती थी और अंदाज ये लगाया गया था कि 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है अगर उसको बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जाए। तो बेहतर तरीके से प्रबंधन की जो पहली शर्त है कि सारी संपत्तियों का सही तरीके से विवरण सामने आए। तो अब अगर सरकार ने ये नियम बनाया कि विवरण सामने आए, अब तीसरी बात आती है कि राज्य सरकारों का नियंत्रण। अब राज्य सरकारों का नियंत्रण, यहां से फिर एक कंट्राडिक्शन आ रहा है कि केंद्र सरकार ने कानून बनाया है पर इसका पालन तो राज्यों को करना है। तो जो राज्य विपक्षी राज्य हैं, हो सकता है कि उसका पालन नहीं करें, क्योंकि दक्षिण में तो तमिलनाडु ने इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया था। तो जब राज्यों का विषय है और राज्यों को पालन करना है, तो इसमें केंद्र सरकार के ऊपर जब ये कहा जा रहा है कि जैसे आपराधिक कानून बनाए, अभी 3 नए आपराधिक कानून केंद्र सरकार ने बनाए, पर राज्यों में उसके संशोधन हो सकते हैं, पालन राज्यों को करना है और राज्यों की पुलिस होती है। तो इसलिए ये कहना कि केंद्र सरकार के इस कानून से केंद्र सरकार संपत्तियों को आत्मसात कर लेगी, ये बात भी मोटे तौर पर गलत है। और चौथी बात है कि कुछ जगहों पे गैर मुस्लिमों को प्रबंधन में शामिल करना। तो गैर मुस्लिमों को प्रबंधन में शामिल करना, संविधान में तो समानता की बात की गई है और कुंभ मेले में जब उत्तर प्रदेश में हुआ था सपा सरकार के समय में, तो आजम खान मुस्लिम थे और उसके बावजूद वो कुंभ मेला के प्रभारी मंत्री थे। तो एक जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो उस धर्मनिरपेक्षता में धर्म के आधार पर यह कहना कि नहीं नहीं, एक धर्म से संबंधित मामले में उसी धर्म के लोग ही सारी चीजों में करेंगे, तो वहां से कंगारू कोर्ट की शुरुआत होती है। और वहां पर मुख्य समस्या ये थी कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी था, तो सरकार ने नए कानूनी व्यवस्था से अदालतों के अधिकार बहाल किए हैं। इसलिए ये तो एक स्वाभाविक संवैधानिक व्यवस्था है। तो मोटे तौर पर ऐसी किसी व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होता है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सक्रिय हस्तक्षेप की जरूरत दिखे। हाँ, लेकिन विराट जी, दो ऐसी चीजें हैं जिनसे लगता है कि ये जो संशोधन हुए हैं वो एक खास कम्युनिटी को टारगेट करके किए गए हैं। एक, जैसा कि अभी आपने बताया कि इसके प्रबंधन में हिंदुओं को शामिल करना, और किसी धर्म के संपत्ति के प्रबंधन में कभी दूसरे धर्मों के लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ किया जा रहा है। आपको याद होगा अभी तिरुपति में विवाद हुआ था, तो उसके प्रबंधन में जो दूसरे धर्मों के लोग थे उनको बाहर कर दिया गया। तो एक तरफ तो दूसरे धर्म में से उनको बाहर किया जा रहा है और दूसरे इसमें शामिल किया जा रहा है। तो ये एक दखलंदाजी के तौर पर कहा जा रहा है। जी नहीं, देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि तिरुपति वाले विवाद को अगर आप देखें तो तिरुपति वाले विवाद से साफ है कि उसके पहले तक गैर हिंदू भी वहां के मैनेजमेंट में थे। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि गैर हिंदू भी वहां पर उस मैनेजमेंट में थे और धार्मिक जो संपत्तियां हैं, मंदिर मस्जिद या कहीं पर भी हों, तो उसमें दूसरे धर्मों की भी भागीदारी हो सकती है। ऐसा कोई प्रावधान संविधान में या कानून में नहीं है कि नहीं, जिस धर्म का हो उसी धर्म के लोग मैनेज कर सकते हैं। ये बात की जा सकती है कि मंदिरों के प्रशासन में भी दूसरे धर्म के लोगों को आना चाहिए और ये बेहतर बात है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया क्योंकि इसकी एक 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 जो संरचना है वो एक पिरामिड है, पूरा राज्य के स्तर पर, जिला के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, और उसमें कंफ्यूजन किया जा रहा है कि कलेक्टर के पावर कैसे रहेंगे, जो वक्फ ट्रिब्यूनल उसकी सदस्यता कैसे रहेगी, जो समितियां उसकी कैसे रहेगी, केंद्रीय स्तर पर जो है वो कैसे रहेगा। तो उसमें मोटे तौर पे जो कहा जा रहा है कि महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी और उसमें विभिन्न उसके आंतरिक जो समुदाय कमजोर लोगों की भूमिका बढ़ेगी। तो अब अगर हम उसकी डाइवर्सिटी को बढ़ा रहे हैं, डाइवर्सिटी को बढ़ाने का मकसद ये है क्योंकि जब संविधान की प्रस्तावना है जिसमें बोला गया वी द पीपुल, तो उसमें डाइवर्सिटी को बढ़ाने से एक कहीं ना कहीं से बेहतर मैनेजमेंट होगा। और ये आधार कि इसमें सिर्फ मुसलमान ही हो सकते हैं, कोई भी गैर मुसलमान नहीं हो सकता है। तो कल के दिन जो कलेक्टर होता है, और कलेक्टर कई बार कई चीजों का, संस्थाओं का पदाधिकारी होता है, तो वो कलेक्टर अगर कल के दिन दूसरे धर्म का हुआ तो इसमें तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि जब धार्मिक आधार पर, क्योंकि संविधान की सबसे बड़ी बात है धर्म, जाति, वर्ण और इन सारी चीजों के आधार पर, लिंग के आधार पर समानता की बात की गई है। तो ये इसको चुनौती देना मुझे लग रहा है गलत है। अब आपके मुख्य बात का सवाल आते हैं कि ये ध्रुवीकरण। एक सवाल है विराट जी कि
अभी संसद में ही किसी एक सांसद ने सवाल उठाया था कि राम जन्मभूमि का ट्रस्ट बना है, उसमें ना कोई महिला है, ना कोई दलित है, ना कोई आदिवासी है, और दूसरे धर्म के लोग तो छोड़ ही दीजिए। तो इतने जितने भी हिंदू धर्म के ट्रस्ट हैं इस तरह के, या जितने भी रख रखाव के संस्थान हैं, उनमें कहीं ये डाइवर्सिटी की बात नहीं की जाती है। लेकिन मुसलमानों के लिए डाइवर्सिटी की जरूरत सरकार को महसूस होती है, और वो ये तर्क देते हुए इसमें परिवर्तन करती है। जी नहीं, लेकिन मुकेश जी, इसको थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझना पड़ेगा। और आपने जो बात बोली है, निश्चित तौर पर राम मंदिर के ट्रस्ट में आदिवासियों का, अनुसूचित जाति का, महिलाओं का, सभी की भागीदारी होनी चाहिए। और इस बारे में निश्चित तौर पर अगर कोई कानूनी बदलाव हो तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे किसी जगह पे कोई कमी है, उस आधार पर दूसरे अच्छे बेहतर कानूनी प्रक्रिया का उसको गैर कानूनी या असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है। और इसके दूसरे पक्ष हैं। आज भास्कर में मेरा लेख है, उसमें मैंने इस बात को बताया है कि आजादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने पर्सनल लॉ को, फैमिली लॉ को, पारिवारिक व्यवस्था को कानूनी के तहत लाने की कोशिश किया, तो हिंदू कोड बिल पास हुआ शादी ब्याह तलाक और उत्तराधिकार के बारे में। लेकिन मुस्लिम कोड बिल नहीं पास हुआ, उस पर बड़ा विवाद हुआ। उस समय ये बातें क्यों नहीं बोली गई? उस समय बोला गया कि नहीं, मुस्लिम समुदाय को पर्सनल लॉ से ही संचालित होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अगर हिंदुओं के लिए बना तो मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं बना? ये पहली बात थी। तो ये जो असमानता है उस समय, तो उसके बेसिस पे तो वहां पर भी उस समय विवाद होना चाहिए। फिर दूसरी बात आई, ये संसद की बात थी। दूसरी बात आई शाहबानों वाले मामले में। शाहबानों वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। जो लोग आज सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों में फैसला दिया कि भाई महिलाओं को गुजारे भत्ते का अधिकार है। और कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इस गुजारे भत्ते को आप कानून के अनुसार परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए दबाव बनाया गया और संसद से कानून बदला गया। तो जब, लेकिन हिंदू समुदाय के लिए, हिंदू धर्म के लिए कितने तरीके के एचयूएफ में महिलाओं की भूमिका या दूसरी तरह से भूमिका या उनके सारी चीजों के, इसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है, संविधान में स्पष्ट तौर पर प्रावधान है। लेकिन जब भी उसको लागू करने की बात आती है तो उसको एक माना जाता है कि ये किसी धर्म संप्रदाय के ऊपर एक हमला हो रहा है। समस्या इस जगह पे मुकेश जी है, सत्ता पक्ष की समस्या भी है, विपक्ष की भी समस्या है। सत्ता पक्ष किसी काम को, इस कानूनी बदलाव को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर कर रहा है कि ये हम कानून बना करके एक हम अपनी शक्ति के, अपने बहुमत को दर्शा रहे हैं। उसके पीछे मंशा कितनी कानूनी सुधार करना है, कितना कल्याण करना है, शायद वो एक आगे की बात है। इसी तरीके से विपक्ष इन कानूनी बदलावों को मुस्लिम समुदाय के ध्रुवीकरण के तौर पर कर रहा है। तो जो वोट बैंक की भारत में राजनीति है, उस वोट बैंक की राजनीति में संविधान और कानून तो पूरे छत बिच्छत पीछे चले गए हैं। हम संविधान की हमेशा जाति, धर्म, वर्ण, लिंग के आधार पर समानता की बात करते हैं, लेकिन सरकार की सारी नीतियां, राज्यों की, केंद्र की सारी नीतियां भेदभाव पर आधारित है। राज्यों में हम बोलते हैं कि सनातन सोइल की बात करते हैं, फिर हम हर जगह पे जातिगत आरक्षण की बात करते हैं, धार्मिक आरक्षण की बात करते हैं। तो बहुत सारे विरोधाभास हैं। और इन विरोधाभासों के बीच में जो सबसे उल्लेखनीय बात है कि जिस दिन लोकसभा की रात में 2 बजे तक बैठक हुई थी, मतदान हो रहा था, और हम उस समय हमारी संसद वक्त पे बात कर रही थी, उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर जवाबी टैरिफ लगा रहे थे, 26-27% की जवाबी टैरिफ लगा रहे थे। तो भारत को बात करनी चाहिए संसद को, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कानून कैसे बनाए, डेटा प्रोटेक्शन पे कानून कैसे बनाए, हम साइबर अपराधों को रोकने के लिए कानून कैसे बनाए, हम यहाँ पर डेटा लोकलाइजेशन के लिए कैसे करें जिससे लोगों को रोजगार मिले। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने बोला है कि भारत में बजट का 25% शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए, इससे सचमुच विकसित भारत का विकास होगा। लेकिन हम अभी मध्यकालीन मुद्दों पर अटके हुए हैं, और सिर्फ सरकार ही नहीं, विपक्ष भी अटके हुए हैं। और ये जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में कई साल तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए संविधान पीठ गठन का मांग होगा। और सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इससे जुड़े हुए कितनी सैकड़ों याचिकाएं विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, वो सारी याचिकाएं ट्रांसफर होंगी, उन पर लंबी लंबी सुनवाई होगी, और उन सुनवाई से कोई संवैधानिक समानता की बात नहीं आएगी। उस सुनवाई से धार्मिक ध्रुवीकरण ही बढ़ेगा, जो कि वोट बैंक के लिहाज से, संविधान के लिहाज से, देश की जनता के लिहाज से, कल्याण के लिहाज से अच्छी बात नहीं है।
जी, लेकिन ये असल में ये जो संविधान संशोधन का कानून था, इसने बहुत सारी आशंकाएं खड़ी कर दी। मैं ये कह रहा था कि जो जेपीसी में जो विपक्ष ने सिफारिशें की, जो डिस्कशन हुआ, उसको इग्नोर किया गया, ये मानना है विपक्ष का, ये दावा है, और ढेर सारे डिसेंट नोट भी उसमें शामिल किए गए हैं। तो सरकार ने इसमें कोई सहमति बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। एक दूसरा ये कि जो 2013 में कानून बना था, उसमें भी महिलाओं के लिए प्रावधान था, उसमें भी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, और जो हासिल करना चाहती थी सरकार, पारदर्शिता वगैरह, उसके जरिए भी हो सकती थी। लेकिन सरकार ने चूंकि उसे एक मुस्लिम वाला एंगल इसमें देखना था, देख रही थी, इसलिए उसने इसको बुलडोजर की तरह ठेल दिया। देखिए मुकेश जी, दो बातें हैं। पहला, 2013 की आपने बात की, तो 2013 में जो कानूनी बदलाव हुए थे वो 2014 के आम चुनाव के पहले हुए थे। तो जब भी अल्पसंख्यकवाद की बात होगी या तुष्टीकरण की बात होगी, तो उसके जवाब में प्रतिक्रिया में बहुसंख्यकवाद की बात होगी, और ये दोनों बातें संविधान के लिए खतरनाक है। अल्पसंख्यकवाद भी खतरनाक है और बहुसंख्यकवाद भी खतरनाक है, और एक खतरे को दूसरे खतरे के साथ उसको हैंडल नहीं किया जा सकता है। उसके लिए संविधान में जिस समानता की बात की गई है, जिस समभाव की बात की गई है, क्योंकि कई लोगों के मन में गलतफहमी है कि आर्टिकल 26 के प्रावधान सिर्फ मुस्लिम धर्म के लिए हैं। ऐसा नहीं है। आर्टिकल 26 के प्रावधान सभी धर्मों के लोगों के लिए उपलब्ध हैं, जिससे कि वो अपनी धार्मिक संपत्तियों का बेहतर प्रशासन कर सकें। अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ आर्टिकल 29 और 30 के प्रावधान है। यहाँ पर भी गड़बड़ ये होती है कि अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि हम मानते हैं कि सिर्फ उसमें मुस्लिम समुदाय ही आता है। अल्पसंख्यक में बहुत सारे दूसरे धर्मों के भी लोग आते हैं। इसलिए जो 2013 में जो बदलाव किए गए थे, आप महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, पर उसमें दूसरे कुछ ऐसे भी प्रावधान किए गए थे जिसमें कि नॉन मुस्लिम भी संपत्तियों को, धन संपत्तियों को वक्फदान कर सकते हैं। तो इस पूरी समस्या के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई थी, जिसमें कि ये है कि धर्म परिवर्तन से लेकर के और उसके संपत्तियों के दुरुपयोग से जुड़े हुए मामले थे। तो कितनी संपत्तियां हैं जो पुराने किराए से चल रही हैं, और जब इतनी बड़ी संपत्तियों का एक पूरा एक वो बनता है, एक एक उसका एक सामने आती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं से एक वेस्टेड इंटरेस्ट बनते हैं, एक माफियागिरी बनती है, चाहे किसी भी धर्म की सारी चीजों में हो। तो अब अगर उसकी सुधार की प्रक्रिया हुई है, तो 2013 में जो बदलाव किए गए थे, अगर उन्हें 2025 में रिवर्स कर दिए गए, तो 2013 के बदलाव चुनावी लाभ के लिए किए गए, तो 2025 के बदलाव भी चुनावी लाभ के लिए किए गए। एक में अल्पसंख्यकवाद था, एक में बहुसंख्यकवाद है, और दोनों बातें संविधान के हिसाब से खतरनाक हैं। इसलिए इसको मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया को हमें इस तरह से देखना है कि किस तरीके से दूसरे धर्मों के बारे में भी इस डाइवर्सिटी की बात हो, किस तरीके से वहां पर भी पारदर्शिता हो, और जो धार्मिक कठमुल्ले हैं हर जगहों पे, उनका बोलबाला, उनका रोल कम हो, सियासत में धर्म की भूमिका कम हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जरूरत है। एक गलत से दूसरे गलत को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो आप कठमुल्ले मतलब सभी धर्मों के कठमुल्लों की बात कर निश्चित रहे तौर पे, हैं? निश्चित तौर बिल्कुल, पे बिल्कुल। सियासत में धर्म का इस्तेमाल पूरी तरह से गलत है। वो कोई भी बहुसंख्यकवाद हो, अल्पसंख्यकवाद हो, क्योंकि संविधान में सभी को समानता की बात की गई है, और सभी की समानता के लिए सभी को समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो सबसे पहला प्रावधान है फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में, आर्टिकल 14, वो सबसे बड़ी बात है, और वो सबसे पीछे चल रहा है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। विराज जी, जब ये इस पर बहस हो रही थी, तो उसमें एक जो पॉइंट और निकल कर आया कि जो दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिनका जिक्र अभी आपने किया भी, वो भी चिंतित हैं इस कानून के बाद। सिखों में के मामलों में दखल दिया जाएगा, जैनियों के मामले में, बौद्धों के मामले में, ईसाइयों के मामले में, इन सबको टारगेट किया जाएगा। ये पूरे अल्पसंख्यक जितने वर्ग हैं, सब चिंतित हो गए हैं। इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, वो पुराना आपका सवाल था, उसका एक आधा हिस्सा जवाब छूट गया था, उसको पहले दे दो, फिर इसका आपको मैं जवाब देता हूँ। आपने बोला था जेपीसी की रिपोर्ट में पूरी उसको अनदेखी की गई है। तो एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, और उसके अनुसार, जेपीसी की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 25 सुझावों को, 25 संशोधनों को, क्योंकि जो मूल बिल था उस बिल में 25 संशोधनों को माना गया है, और वो 25 संशोधन बहुत ही अहम है। इसलिए ये कहना कि जेपीसी में विमर्श नहीं हुआ, ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन अब इसमें यहाँ पर जब जुडिशरी में मामला जाएगा, एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है।
और वो पेंडोरा बॉक्स ये है कि इस मामले में बहुत बड़े पैमाने पर सुझाव आए थे, ईमेल आई थी, चिट्ठियां आई थी और भी दूसरे तरह के मैसेज आए थे। अब अगर उनके खुलासे की बात आई तो उस खुलासे की बात में दिक्कतें पड़ सकती है, क्योंकि उसमें दो दिक्कतें हैं। पहली बात तो ये है कि ये बोला गया था कि संगठित तौर पर विदेशों से भेजे जा रहे हैं। कौन सही है कौन गलत है, उनके पीछे कितने लोग हैं, ये क्योंकि सोशल मीडिया के युग में 30 से 40% तो सोशल मीडिया के यूजर से फॉलोअर से फ्रॉड होते हैं। ये पहली बात है। दूसरा, भारत में रेफरेंडम का जनमत का कोई संवैधानिक अधिकार आधार नहीं है। तो एक बहुमत की एक सरकार होती है, वहां पर एक सांसद वहां पर बनते हैं, विधायक बनते हैं, और अगर लोकसभा राज्यसभा में बहुमत में किसी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं हुआ है तो एक माना जाता है कि ये कानून बनाने की सही प्रक्रिया है। लेकिन अगर ये सिद्ध हो जाए कि 2 करोड़ लोगों ने कानून का विरोध किया तो क्या वो एक संवैधानिक अधिकार, एक आधार बन सकता है सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले को रिव्यू करने के लिए? हमारे हिसाब से संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई बड़े पैमाने पर लोगों को किसी कानून के प्रति विरोध हो तो और संसद ने पास कर दिया हो, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट उस चीज को रिव्यू कर सकती है। अब आते हैं बात दूसरी, आपने बोला कि दूसरे धर्मों के लोगों की भी बात आ सकती है। इसमें इस बात को फिर से समझने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया के युग में दुष्प्रचार, नैरेटिव, ये सारी बातें बड़ी आसानी से होती हैं और सबसे बड़ा शॉर्टकट है, क्योंकि नेता लोग गवर्नेंस में फेल हो रहे हैं। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्यों की सरकारें हों, उनके लिए जाति और धर्म की राजनीति करना सबसे आसान है। जब केंद्र का कानून है और राज्यों को पालन करना है, हर राज्य को पालन करना है, तो केंद्र सरकार इस संपत्ति का अधिग्रहण कैसे कर सकती है, संपत्ति के बंदरबाट कैसे कर सकती है? ये कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया जैसी बात है, और उसके पीछे कोई आधार नहीं है। अब हम बात आते हैं तीसरी चीज की कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाने के अलावा, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से मैटर में स्टे नहीं होता है, और जब स्टे नहीं होता है तो क्या इस कानून के पालन से जैसा बोला जा रहा है कि बड़े पैमाने पर सुधार होंगे, तो हमको उसको समझने की जरूरत है। अब नागरिकता कानून है, हम और कुछ कानूनों की बात करते हैं। नागरिकता कानून का इतना हल्ला किया गया था, 2019 में बना था, और उसके नियम 2024 से 5 साल बाद बनाए गए उसके, और अभी तक ऐसा एक है कि 350 सिर्फ लोगों को उसको फायदा मिला। तो जितने बड़े फायदे बताए जाते हैं उतने बड़े फायदे होते नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक हित के लिए एक बहुत बड़े नैरेटिव सेट किए जाते हैं। तो अगर सत्ता पक्ष उस नैरेटिव को सेट कर रहा है तो विपक्ष अपने विरोध से उस नैरेटिव को और उसको ताकत दे रहा है। इसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बना, कई सालों की मशक्कत के बाद बना, उसके बाद 1 साल बाद उसके नियम बने, और नियम बनने के बाद हाईकोर्ट में मामला चला गया, और अब ये बोला जा रहा है कि इसको फिर हम नए तरीके से अमेंडमेंट करेंगे। इसी तरीके से महिला आरक्षण के कानून की बात करते हैं, तो महिला आरक्षण का कानून संसद से पारित हो गया, लेकिन अब वो अधर में लटका हुआ है, क्योंकि संसद से और इस कीमत उसका आगे चल के उसका निर्णय होगा। इसी तरीके से हम डेटा सुरक्षा कानून की देखो, तो डेटा सुरक्षा कानून बन गए लेकिन उसके नियम नोटिफाई नहीं हुए, संसद से पारित हो गए। इसी तरीके से 3 आपराधिक कानून है, 3 आपराधिक कानून बड़े जल्दबाजी में बन गए, लेकिन अभी राज्यों में उसके लिए पूरा सिस्टम नहीं बना है। तो संसद से कानून बनाना एक अलग बात है, उसको चुनौती देना अलग बात है, पर जिस मकसद से कानून बनाए गए हैं वो मकसद पूरे हों, कानून की प्रक्रिया में दुरुपयोग नहीं हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए नेताओं को विशेष मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि हर कानून का दुरुपयोग हो सकता है। सरकार अगर सर्विलेंस का पावर लेती है तो दुरुपयोग हो सकता है, सरकार अगर पुलिस को पावर देती है तो उसका दुरुपयोग हो सकता है, ईडी का दुरुपयोग हो सकता है। तो पावर के साथ दुरुपयोग होना चाहिए, उसमें सेफगार्ड हो, उसकी प्रक्रिया निर्धारित हो। तो वक्त कानून में बजाय कंपोजिशन में जाने के, बजाय इस बात के जाने के क्योंकि भाजपा सरकार ने बदलाव किए इसलिए मुस्लिम विरोधी होंगे, इस नैरेटिव की बजाय इस बात को देखने की जरूरत है कि इस पूरी प्रक्रिया में दुरुपयोग कैसे हो सकता है। क्या वक्फ की संपत्ति का गैर इस्लामिक कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रहा है? क्या वक्फ की संपत्ति को किसी तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कुछ बातें बहुत अच्छी हुई हैं, जैसे लिमिटेशन एक्ट के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं, तो उससे मनमर्जी तरीके से चीजों में रोक लगेगी। सरकारी संपत्तियों में जो वक्फ का कब्जा है उसको करने में रोक लगेगी। अभी कुछ दिनों पहले एक सर्वेक्षण आया था और उसमें कहा गया था कि इनकम टैक्स की जो डिमांड है, उस डिमांड में से 2/3 डिमांड, हजारों लाखों करोड़ की जो डिमांड है उसमें से 2/3 डिमांड उसको रिकवर नहीं किया जा सकता है।
तो उसकी सरकार एक कानून लेके, एक नियम लेके आई, जिसको बहुत बार उसकी चर्चा देश में नहीं होती है। उन्होंने बोला कि लोग अपनी अपराधों को कंपाउंडिंग करा सकते हैं, पैसे देकर के कंपाउंडिंग करा सकते हैं। इसी तरह से वक्त की संपत्तियों के बारे में जो हल्ला है कि सन 2013 के बाद दोगुनी संपत्तियां हो गई, 39 लाख एकड़ जमीनें हैं, इतनी हैं, ऐसी हैं, वैसी हैं। पर जब वास्तविक धरातल में देखेंगे तो वास्तविक धरातल में आज की जानकारी के हिसाब से 50% संपत्तियों को तो पता भी नहीं है। उसमें से कितनी मुकदमेबाजी चल रही है, उसमें से कितने तरीके के उसमें इंक्रोचमेंट हैं। तो उसको बेहतर प्रशासन बनाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। जब सभी धर्मों के लोगों के निचले तबके का विकास होगा, तभी संविधान में डॉक्टर अंबेडकर का और महात्मा गांधी का अंत्योदय का सपना साकार होगा। जी, तो कुल मिलाकर ये कि ये इसका दुरुपयोग भी हो सकता है या एक नैरेटिव बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, किया जा रहा होगा। लेकिन ये कानून जब लागू होगा तब शायद हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि इसका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। सचमुच में वो जो आशंकाएं खड़ी की जा रही हैं वो सही हैं, और ये भी एक संभावना है कि सरकार बदले तो नई सरकार फिर इसको फिर नए सिरे से इस पे गौर करे और इनमें फिर से एक संशोधन विधेयक आए। तो ये प्रक्रिया भी कानून को अदलने बदलने की, सरकारों के अदलने बदलने के साथ आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन आज ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इसको लेता है, किस तरह से देखता है और उसका फैसला कब आता है, ये एक बड़ी इसमें पेचीदगी है जो हम हर केस में देखते हैं। जी विराग जी। मुकेश जी, एक और बड़ी भारी दिक्कत है कि इस तरह के मामलों में पहले 3 जजों की बेंच सुनवाई करती है, फिर नोटिस जारी होती है, फिर राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को, विभिन्न पक्षकारों को नोटिस जारी होती है, फिर दूसरी कई पिटीशंस, इंटरवेंशन पिटीशन फाइल होती हैं, फिर दूसरे मुकदमे जो लंबित है वो मुकदमे वहां पर आएंगे, और साल 2 साल 3 साल बाद जब मामले की सुनवाई चालू होती है तो पता चलता है कि 100-150 दूसरे मैटर है, उनको वहां पर ला करके इकट्ठा करना है। तो 9 दिन चले अढ़ाई कोस का जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, उस जुडिशियल सिस्टम में इसमें पता चला है कि फैसला नहीं होगा लेकिन हल्ला ज्यादा होगा। तो हमें उसमें ये भी देखना है कि चुनौती देने आसान है, लेकिन चुनौती देने से फाइनली आउटकम क्या होता है और कब आता है आउटकम, इस बात को भी समझने की जरूरत है। दूसरी बात, हम बात करते हैं 25 साल के मास्टर प्लान की, 50-100 साल के एक स्वप्न की, तो इस लोग 1000 साल के सपने की भी बात करते हैं। लेकिन सरकार बदलने के साथ सिस्टम बदल जाता है, सरकार बदलने के साथ कानून बदलने की बात होती है, तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा? हम 2 कदम आगे चलते हैं, 1 कदम पीछे चलते हैं। तो संविधान के निर्माताओं का ये सपना नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था कि संविधान हम कितना अच्छा बनाते हैं महत्वपूर्ण ये नहीं है, संविधान के चलाने वालों की मंशा कितनी अच्छी है ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो कानून है, इस कानून को बनाने के बाद इसको किस मंशा से लागू किया जाता है, राज्यों में इसको किस तरीके से इसका सही पालन होता है, उससे इसकी सफलता या विफलता निर्धारित होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार।